माया नगरी मुंबई को देश का सबसे अमीर शहर माना जाता है, जहां कई करोड़पति बिजनेसमैन, इंडस्ट्री से जुड़े लोग और मछुआरों का बसेरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई का इतिहास भारत के दूसरे शहरों और राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये शहर किसी जमाने में टापू की शक्ल का हुआ करता था और फिर 7 अलग अलग टापुओं को आपस में जोड़कर मुंबई की नींव रखी गई थी। ये टापू जीते या हथियार नहीं गए थे, बल्कि इन्हें दहेज में दिया गया था। आखिर क्या है टापुओं से बने मुंबई शहर की कहानी, आइए जानते हैं। 7 आइलैंड्स ऑफ मुंबई। हम जिन टापुओं यानी द्वीपों की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी जमाने में कोलाबा, ओल्ड वुमेन द्वीप यानी छोटा कोलाबा, माहिम, मझगांव, परेल, वर्ली और बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इन 7 द्वीपों की अपनी एक अलग पहचान थी और यहाँ रहने वाले लोग भी अलग हुआ करते थे, जिनमें से छोटा कोलाबा मुंबई का सबसे छोटा भूभाग या टापू था। इसे अल ओमानी भी कहा जाता था, क्योंकि इस द्वीप पर रहने वाले मछुआरे अक्सर मछलियों की तलाश में समुद्री रास्ते से होते हुए ओमान तक चले जाते थे। इसी तरह वर्ली एक दूसरा अहम टापू था, जहां वर्तमान समय में हाजी अली दरगाह है, और इस द्वीप को सन 1784 में मुंबई शहर का हिस्सा बनाया गया था। मझगांव साउथ मुंबई का द्वीप है, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक एक शहर का रूप ले चुका था और यहीं से आधुनिक मुंबई की शुरुआत हुई थी। परेल द्वीप पर 13वीं शताब्दी के दौरान राजा भीमदेव का शासन हुआ करता था, लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने परेल पर कब्जा कर लिया और फिर सन 1770 में बम्बई के गवर्नर ने इस टापू पर अपना घर बनाया था। माहिम द्वीप राजा भीमदेव की राजधानी हुआ करता था, जिसमें बाद में मुस्लिम शासकों ने कब्जा कर लिया था और फिर बाद में पुर्तगाली शासकों और अंग्रेजों ने भी इस द्वीप पर कब्जा किया था। मुंबई शहर को बसाने में कोलाबा द्वीप का अहम योगदान है, जहां कोली समुदाय यानी मछुआरे रहते हैं और पुर्तगाली इस द्वीप को कंदिल भी कहा करते थे। वहीं मुंबई का सबसे पुराना टापू बॉम्बे था, जो वर्तमान समय में डोंगरी से मालाबार हिल्स तक फैला हुआ था। इस तरह अलग अलग द्वीप पर लोग जीवन जीते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन टापुओं को मुंबई शहर में बदल कर रख दिया। कहते हैं कि साल 1930 के दौरान एक ब्रिटिश अफसर कोलाबा आइलैंड पर ठहरा था, तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था, बल्कि वो स्टोन एज के दौरान आदि मानवों के इस्तेमाल किया जाने वाले पत्थर से बना हथियार था। जब कोलाबा द्वीप पर खोजबीन शुरू की गई, तो वहाँ स्टोन एज में इस्तेमाल होने वाले कई हथियार, पत्थर और दूसरी पुरातत्व विविध वस्तुओं की खोज की गई थी। इससे पहले मुंबई कभी इतनी चर्चा में नहीं आया था, और जब अंग्रेजों ने इसका इतिहास जानने की कोशिश की, तो पता चला कि इन द्वीपों पर हिंदू, मुगल, पुर्तगाली और ब्रिटिश शासकों ने अलग अलग समय पर शासन किया था और इन द्वीपों पर स्टोन एज के समय से ही मानव सभ्यता विकसित हो रही थी। मुंबई में सबसे पहले शासन करने वाले शासकों में मौर्य वंश का नाम सामने आता है, जिन्होंने 250 ईसा पूर्व में उत्तरी कोंकण में राज किया था। इसके बाद विभिन्न शासकों ने मुंबई और उत्तरी कोंकण में शासन किया था, क्योंकि तटीय इलाका होने की वजह से व्यापारियों के लिए यहाँ पहुँचना आसान था और इस जगह पर बंदरगाह बने हुए थे। 8वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासकों ने भी मुंबई पर शासन किया था, जिसके बाद 16वीं शताब्दी के दौरान कुछ पुर्तगाली शासक भारत आए और उन्होंने मुंबई के द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने अगले 100 साल तक मुंबई पर शासन किया था, जिसे वो बम्बैया कहते थे, और इस दौरान पुर्तगाली शासकों ने मुंबई में नौसेना का बेस भी बना लिया था। इस बेस की वजह से मुंबई काफी मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों की दिलचस्पी मुंबई में बढ़ने लगी थी। लेकिन अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से लड़ झगड़ कर मुंबई को हासिल नहीं किया था, बल्कि ये द्वीपीय शहर अंग्रेजों को दहेज में मिला था। दरअसल 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, जबकि इस दौरान राजकुमारी के पिता ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई शहर सौंप दिया था। लेकिन उस वक्त मुंबई 7 अलग अलग द्वीपों में बसा हुआ था, इसलिए राजा चार्ल्स द्वितीय को खुद नहीं पता था कि उन्हें दहेज में कितनी कीमती और बड़ी जमीन मिल गई है। उस वक्त अलग अलग टापुओं के साथ संपर्क साधने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उस समय आज की तरह टेलीफोन, मोबाइल या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 7 टापू किराए पर दे दिए थे, क्योंकि ये एक ब्रिटिश कंपनी थी और राजा को अपने साथ धोखाधड़ी होने का कोई डर नहीं था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी 7 टापुओं के बदले राजा को हर साल 10 पाउंड किराया देती थी, जबकि इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इन अलग अलग टापुओं को एक साथ जोड़कर शहर का रूप देने का काम किया था। उस वक्त मुंबई के द्वीपों पर अलग अलग तरह की बीमारियों और महामारी का प्रकोप रहता था, जिसकी वजह से यहाँ आबादी को बसाना या फिर बंदरगाह पर मजदूरों से काम करवाने में परेशानी होती थी।
अंग्रेजों ने सबसे पहले टापुओं पर फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए काम किया और फिर धीरे धीरे एक टापू को दूसरे टापू से जोड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया था। शुरुआत में अंग्रेजों ने गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन मुंबई को किराए पर लेने के बाद सन 1687 में उस फैक्ट्री को एक टापू पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद सन 1708 में माहिम को दूसरे टापू से जोड़ने के लिए पानी के ऊपर एक सड़क बनाई गई थी, जिसे क्रॉस वे कहते हैं। इसके बाद सन 1715 में एक ब्रिटिश अफसर भारत आया और उसने मुंबई के अलग अलग टापुओं में किले बनवाए और उनमें तोपें रखवा दी थी, ताकि अगर कोई दुश्मन मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश करे तो उसे वक्त रहते रोका जा सके। इसके बाद मुंबई को एक व्यापारिक शहर के रूप में तब्दील करने का काम शुरू हुआ, क्योंकि मुंबई समुद्र के नजदीक था और यहाँ से माल और जहाजों की आवाजाही आसान थी। इस बीच द्वीपों को सड़क और पुल के माध्यम से जोड़ने का काम जारी रखा गया था, जिसके तहत वर्ली को मुंबई से जोड़ा गया था और इस कंस्ट्रक्शन को इतिहास के सबसे बड़े गैर कानूनी निर्माण में से एक माना जाता है। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मुंबई में टापू को जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली सड़क के लिए इंग्लैंड के राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि वर्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जानी थी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। इस अर्जी को खारिज होने में 1 साल का वक्त लग गया था, जबकि इस बीच वर्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा चुकी थी। ये एक तरह से बिना इजाजत के बनने वाली सड़क थी, जिसमें 1 लाख रुपए का खर्च आया था और इस सड़क की वजह से मालाबार हिल्स, वर्ली और मुंबई के दूसरे टापू एक दूसरे से जुड़ गए थे। इस कंस्ट्रक्शन से मुंबई को काफी हद तक आज का रूप मिल चुका था, लेकिन राजा की इजाजत के बिना सड़क बनाने की वजह से ब्रिटिश अफसर की नौकरी छीन ली गई थी। इसके बाद मुंबई के समुद्री इलाके को भी तब्दील किया गया था, क्योंकि बरसात के मौसम में समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता था और उसकी वजह से टापुओं में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती थी। समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थर डाले गए, वहीं दलदल वाले इलाकों में पत्थर, मिट्टी और मलबा भरकर उन्हें समतल बनाया गया था। इसके अलावा चट्टानी और पहाड़ी इलाकों को काटकर सामान्य किया गया था, जबकि उनके ऊपर सड़क और घर बनाए गए थे। इस तरह अंग्रेजों ने लगभग 350 साल तक मुंबई पर शासन किया था, जबकि इस दौरान उन्होंने 7 अलग अलग टापुओं को एक साथ जोड़कर शानदार शहर की नींव रखी थी। यकीनन अंग्रेजों ने ये सब कुछ अपनी सुविधा और व्यापार के लिए किया था, जबकि इस पूरे कंस्ट्रक्शन में भारतीय मजदूरों से दिन रात काम करवाया जाता था। हालांकि मुंबई के कब्जे के दौरान अंग्रेजों को हमेशा डर लगा रहता था कि मराठा साम्राज्य की सेना उन पर हमला कर देगी, इसलिए मुंबई को सुरक्षित करने के लिए किले और खाड़ी बनवाई गई थी और वहां हमले के लिए तोपों का इंतजाम भी किया गया था। लेकिन साल 1803 में मराठा साम्राज्य काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेजों से एक संधि करनी पड़ी थी। इस संधि में तय किया गया था कि मराठा मुंबई पर कब्जा या हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे, जबकि साल 1818 के आखिर तक मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। इससे अंग्रेजों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो गया था। मुंबई में ट्रेन को लाइफलाइन माना जाता है, जिसमें रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन इस रेलवे को शुरू करने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है, जिन्होंने सामान की ढुलाई के लिए सन 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच रेलवे लाइन बनवाई थी। इसे एशिया की पहली रेलवे लाइन भी माना जाता है, जबकि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाए गए समुद्री रास्ते की वजह से व्यापारियों के लिए मुंबई एक बड़ा शहर बन चुका था। इस बीच मछुआरे भी मुंबई से नाव में बैठकर मछली पकड़ने के लिए दूर समुद्र में जाते थे, जबकि बीते वक्त के साथ मुंबई में अलग अलग कंपनियों और फैक्ट्रियों की नींव रखी गई थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुंबई की आबादी 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जबकि इस दौरान मुंबई में कपड़े और मसालों का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसी बीच भारत के कुछ उद्योगपतियों ने अपने व्यापार की शुरुआत की थी, जबकि कलकत्ता के बाद मुंबई को दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल तक मुंबई को एक शहर का दर्जा नहीं दिया गया था, बल्कि इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने के बाद मुंबई को एक शहर की उपाधि दी गई थी। मुंबई फल फूल रहा था, लेकिन इस बीच वहां के स्थानीय लोगों और गुजराती समाज के बीच आपसी मतभेद शुरू हो गया था और वो लोग मुंबई में अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। इस वजह से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग राज्यों का दर्जा दिया गया था, ताकि 2 समुदायों के बीच मतभेद को खत्म किया जा सके। वहीं 7 द्वीपों से बने मुंबई शहर को देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के हिसाब से तैयार किया गया था,
जबकि मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया था। वर्तमान समय में मुंबई एक आधुनिक शहर बन चुका है, जहां ट्रेन से लेकर मेट्रो लाइन तक सब कुछ दौड़ती है। इस शहर को समुद्र ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जबकि यहाँ कम जगह होने की वजह से बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। हर बीते साल के साथ मुंबई शहर महंगा होता जा रहा है, जबकि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सितारों और बिजनेसमैन का भी घर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।